आज की चर्चा का विषय है संघवाद यानी फेडरलिज्म। हमारे पास जो सामग्री है वो भारत में सत्ता के बंटवारे के इस दिलचस्प मॉडल को समझने में हमारी मदद करती है। बिल्कुल। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संघवाद का असल मतलब क्या है और भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में ये काम कैसे करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, ये समझने का एक तरीका है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश चलाती हैं। हम देखेंगे कि संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है और असल में जमीनी स्तर पर यह व्यवस्था कैसे लागू होती है। चलिए तो फिर एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम संघवाद कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? स्रोत में बेल्जियम और श्रीलंका का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। बेल्जियम ने केंद्रीय सरकार की शक्ति कम करके क्षेत्रीय सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए। हाँ। और वो एकात्मक यानी यूनिटरी से संघीय व्यवस्था की ओर बढ़ गया, जबकि श्रीलंका में आज भी सारी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार के पास ही हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की जो अलग अलग इकाइयां हैं जैसे राज्य, उनके बीच बंटी होती है। अच्छा। आमतौर पर इसमें सरकार के 2 स्तर होते हैं और इसका कह सकते हैं कि दोहरा उद्देश्य है। दोहरा उद्देश्य वो क्या है? एक तो देश की एकता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और साथ ही क्षेत्रीय विविधता को भी जगह देना, उसे समायोजित करना। सामग्री में संघवाद की कुछ प्रमुख विशेषताओं का भी जिक्र है, जैसे सरकार के 2 या उससे ज्यादा स्तर होते हैं। बिल्कुल। और अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन कानून, टैक्स और प्रशासन के मामलों में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। हाँ। और ये जो अधिकार क्षेत्र है वो संविधान में साफ साफ लिखा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले। मतलब सब कुछ तय है। सब कुछ तय है। और संविधान के जो मौलिक प्रावधान है उन्हें कोई एक स्तर की सरकार अकेले बदल भी नहीं सकती। अच्छा। और अगर कोई विवाद हो जाए तो अदालतें हैं, वो एक अंपायर की भूमिका निभाती हैं। और सबसे जरूरी बात, हर स्तर की सरकार के लिए राजस्व के स्रोत भी तय होते हैं ताकि उनकी वित्तीय स्वायत्ता बनी रहे। ये जानना भी दिलचस्प है कि सभी संघीय देश एक जैसे नहीं होते। स्रोत में बताया गया है कि संघ बनाने के 2 मुख्य रास्ते हैं। हाँ, ये इस पर निर्भर करता है कि महासंघ का गठन किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुआ है। पहला तरीका है साथ आकर संघ बनाना, जिसे कमिंग टुगेदर फेडरेशंस कहते हैं। इसमें स्वतंत्र राज्य अपनी संप्रभुता और पहचान बनाए रखते हुए सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आते हैं, जैसे अमेरिका या स्विट्जरलैंड। बिल्कुल। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सभी घटक राज्यों के पास आमतौर पर समान शक्ति होती है। और दूसरा तरीका है साथ रहकर संघ बनाना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। हाँ, इसमें एक बड़ा देश अपनी शक्ति को घटक राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच बांटने का फैसला लेता है। भारत, स्पेन और बेल्जियम इसके उदाहरण हैं। तो कमिंग टुगेदर में राज्य अपनी मर्जी से जुड़ रहे हैं, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में तो ऐसा लगता है जैसे केंद्र सरकार राज्यों पर एक एहसान कर रही है कि चलो तुम्हें कुछ शक्तियां दे देते हैं। क्या ये सही समझ है? ये एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है। देखिए, यहाँ एहसान वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक जरूरत है। अच्छा। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां हैं, अगर सारी शक्ति दिल्ली में ही केंद्रित कर दी जाए तो देश को एक साथ रखना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सही। तो इस व्यवस्था में हाँ, ये जरूर है कि केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है और अक्सर अलग अलग इकाइयों के पास असमान शक्तियां होती हैं, जो एक तरह से लचीलेपन का प्रतीक है। अब भारत की बात करते हैं। एक बड़ी मजेदार बात यह है कि भारतीय संविधान में संघ यानी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है। हाँ, ये सच है। इसे राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। हाँ। तो क्या भारत वाकई में एक संघीय देश है? देखिए, शब्द का प्रयोग न होने के बावजूद भारतीय संघवाद के सिद्धांतों पर ही आधारित है। हमने अभी जिन 7 विशेषताओं की बात की, हाँ। वो सभी भारतीय संविधान के प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का, मतलब कानून बनाने की शक्तियों का 3 गुना वितरण साफ तौर से किया है। 3 सूचियां है ना? हाँ, 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। बिल्कुल, क्योंकि इन मामलों में पूरे देश में एक समान नीति की जरूरत होती है। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें राज्य और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे पुलिस, व्यापार, कृषि। सही, इन पर सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। और एक तीसरी सूची भी है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट।
इसमें शिक्षा, वन, विवाह जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर दोनों के कानूनों में कोई टकराव हो जाए तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। तो यहाँ केंद्र का पलड़ा भारी दिखता है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, उन विषयों का क्या जो इन तीनों सूचियों में है ही नहीं। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो संविधान बनने के बाद आया। बहुत अच्छा उदाहरण है। इन्हीं को रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट्स या बचे हुए विषय कहते हैं, और हमारे संविधान के अनुसार इन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। तो ये भी दिखाता है कि भारतीय मॉडल में केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। सही। स्रोत ये भी बताता है कि भारत में सभी राज्यों के पास समान शक्तियां नहीं हैं, जो होल्डिंग टुगेदर वाली बात को साबित करता है। कुछ राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल। और ये अनुच्छेद उन राज्यों की कह सकते हैं कि अनूठी आदिवासी संस्कृति, इतिहास या भौगोलिक चुनौतियों को बचाने के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये भारतीय संघवाद के लचीलेपन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक आकार सब पर फिट वाले सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं? हाँ, चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश, जिनके पास राज्यों की तुलना में बहुत कम शक्तियां हैं और केंद्र सरकार का उन पर सीधा नियंत्रण होता है। तो संविधान में तो नियम कानून बना दिए गए, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब ये नियम जमीन पर लागू होते हैं। क्या भारत में संघवाद व्यवहार में भी उतना ही सफल रहा है जितना कागज पर दिखता है? एकदम सही सवाल है। संवैधानिक ढांचा तो नींव है, लेकिन इमारत उस पर चलने वाली राजनीति से बनती है। भारत का अनुभव इसे साबित करता है। कैसे? इसका सबसे पहला और बड़ा परीक्षण था भाषाई राज्यों का गठन। 1947 में आजादी के बाद जब भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग उठी, तो नेहरू समेत कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश की एकता को खतरा होगा। हाँ, शायद देश टूट भी जाए। यही डर था, और शुरुआत में केंद्र सरकार ने इस मांग का विरोध भी किया था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। मतलब जो डर था वो हुआ नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। अनुभव ने दिखाया कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने देश को तोड़ने के बजाय और ज्यादा एकजुट किया है। इससे प्रशासन भी आसान हो गया। और दूसरा बड़ा परीक्षण था भाषा नीति। हाँ, और यहाँ हमने श्रीलंका वाली गलती नहीं की, जहाँ सिंहला भाषा को थोपने से गृह युद्ध तक की नौबत आ गई। हमने क्या अलग किया? हमने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन ये केवल लगभग 44% भारतीयों की ही मातृभाषा है। इसलिए हिंदी के अलावा 22 दूसरी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई। और अंग्रेजी का उपयोग भी जारी रहा। हाँ, जबकि उसे 1965 में बंद हो जाना था, जब तमिलनाडु जैसे गैर हिंदी भाषी राज्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया, तो केंद्र सरकार ने टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग भी सरकारी कामों के लिए जारी रखने पर सहमति जताई। तो ये एक तरह का समझौता था, एक व्यवहारिक समझौता जिसने देश को एक बड़े संकट से बचा लिया। अब आते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर, जो शायद संघवाद का सबसे संवेदनशील पहलू रहा है। बिल्कुल। 1990 से पहले का एक लंबा दौर था जब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी का शासन था। कागज पर तो राज्य स्वायत्त थे, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं था। राज्य सरकारें अक्सर अपने अधिकारों का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाती थीं। और जब राज्य में विपक्षी दल की सरकार बनती थी तब केंद्र सरकार अक्सर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके उसे बर्खास्त करने की कोशिश करती थी। ये संघवाद की भावना के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन 1990 के बाद सब कुछ बदल गया। हाँ, वो भारतीय राजनीति में एक बड़े मोड़ जैसा था। केंद्र में गठबंधन सरकारों का युग शुरू हुआ। अब राष्ट्रीय पार्टियों की मजबूरी थी कि वे क्षेत्रीय दलों का सम्मान करें, क्योंकि उनकी सरकार ही इन क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर टिकी थी। मतलब राजनीतिक मजबूरी ने संघवाद को और मजबूत कर दिया, कह सकते हैं। इससे सत्ता साझाकरण की एक नई संस्कृति पैदा हुई, और इसी दौर में सुप्रीम कोर्ट का SR बॉम्बे मामले में एक ऐतिहासिक फैसला भी आया। अच्छा है कि संघीय सत्ता की साझेदारी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी है। भारत जैसे विशाल देश को केवल 2 स्तरों पर चलाना भी तो मुश्किल है। हमारे कई राज्य तो यूरोप के देशों से भी बड़े हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रूस से ज्यादा है। हाँ, और महाराष्ट्र की जर्मनी के बराबर। बिल्कुल। यहीं पर विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की अवधारणा आती है।
सही पकड़ा आपने। विकेंद्रीकरण का सीधा सा मतलब है जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है। ऐसा क्यों जरूरी है? इसके पीछे मूल विचार ये है कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं और मुद्दों को वहीं के लोग बेहतर ढंग से समझते और सुलझा सकते हैं। पैसा कहाँ खर्च करना है, चीजों को कैसे मैनेज करना है, इस पर उनके पास बेहतर विचार होते हैं। और इससे लोगों की लोकतंत्र में सीधी भागीदारी भी बढ़ती है। हाँ, ये लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी स्थानीय स्वशासन को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम 1992 में उठाया गया। आप 73 में और 74 में संविधान संशोधन की बात कर रही हैं। बिल्कुल। इन संशोधनों ने लोकतंत्र के इस तीसरे स्तर यानी गांवों में पंचायत और शहरों में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया। और इसकी जमीनी स्तर पर परिणाम भी काफी बड़े रहे हैं। अब स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। हाँ, हर 5 साल में। और निर्वाचित निकायों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। और सबसे अहम बात, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये आखिरी वाला बिंदु शायद सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी रहा है। स्रोत के अनुसार आज पूरे देश में पंचायतों और नगर पालिकाओं में लगभग 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। 36 लाख? हाँ, ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। आप कल्पना कीजिए, लाखों महिलाएं जो शायद कभी अपने घर से बाहर राजनीतिक चर्चा में शामिल नहीं होती थीं, आज अपने गांव और शहर के फैसले ले रही हैं। इसने हमारे देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर गहरा करने और खास तौर पर महिलाओं की भागीदारी और उनकी आवाज को बढ़ाने में बहुत मदद की है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में संघवाद सिर्फ संविधान में लिखा एक ढांचा नहीं है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई व्यवस्था है। बिल्कुल। जिसे हमारी राजनीति, हमारी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और सबसे बढ़कर एक साथ रहने की हमारी इच्छा ने आकार दिया है। ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक अनूठा उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा। ये कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। और अंत में विचार करने के लिए एक बात बताइए। स्रोत बताता है कि 1992 के संशोधन ने स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा तो दे दिया, लेकिन आज भी कई राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों को जरूरी शक्तियां और सबसे अहम पर्याप्त वित्तीय संसाधन देने में हिचकिचाती हैं। मतलब फंड्स और पावर की कमी है अभी भी? हाँ, आज भी कई सरपंचों और मेयरों को फंड के लिए राज्य की राजधानियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि स्थानीय स्तर पर सच्चे स्वशासन का जो आदर्श हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, उसे पूरी तरह से हासिल करने में आज सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है या नौकरशाही की जड़ता? और इसे कैसे दूर किया जा सकता है?